Hello, aspirants. Welcome to IOS Mentorship. I welcome you all to the very new class, that is your Geography class 7th, lecture number 1. So, till now, what we have completed? We have completed Geography class 6. Fully, we have completed, and then we have completed Civics also, class 6. Civics also, class 6. Both these we have done, and now we are starting with Geography class 7th. आई होप कि आप लोगों को दोनों ज्योग्राफी और सिविक्स की दोनों क्लासेस का समझ में आया है अच्छे से. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए. लेकिन आपको मेंटर से बात करना है तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं. नंबर इज गिवन इन एवरी स्लाइड. ठीक है. तो बेसिकली आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आज के लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले यू मस्ट हैव कंप्लीटेड दीज 2 सब्जेक्ट्स, स्पेशली दिस ज्योग्राफी क्लास 6, क्योंकि यहीं से बेस बनेगा आपका ज्योग्राफी क्लास 7th का. अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी का गियर चेंज हो रहा है. क्लासेस में और ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब लेवल भी इंक्रीज होगा. क्लियर. तो चैप्टर 1 जो है वो है इन्वायरमेंट के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आसपास हम कम से कम रोज ही हम कहीं न्यूज़पेपर हुआ या कहीं हम इफ़ वी आर टॉकिंग नॉर्मली विथ फ्रेंड्स ऑल्सो हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर ही लेते हैं. ठीक है. कि इन्वायरमेंट इज बीइंग डिग्रेडेड, गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच ऑफ थिंग्स फॉर इन्वायरमेंट. आज इधर का इन्वायरमेंट अच्छा है, उधर का इन्वायरमेंट खराब है. तो अब हम बेसिकली वी आर गोइंग डीप इन टू इट एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स. ठीक है. ओके. So basically जो environment है that has been originated from the French word that is your environner और environner which means neighborhood, पड़ोसी. ठीक है. मतलब कि अगर हम बात करें कि भाई environment क्या है तो environment हमारा पड़ोसी है. मैम इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप आसपास कहीं पे भी देखोगे तो आपको, अब जैसे अपने स्ट्रीट के घर के बाहर निकले, स्ट्रीट में खड़े हो तो आप आसपास देखोगे तो सारे घर हैं. दैट इज योर नेबरहुड ओनली. आसपास के पड़ोसी ही हैं. वैसे इन्वायरमेंट भी होता है. जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे आप इन्वायरमेंट है, चाहे आपका नेचुरल इन्वायरमेंट हो चाहे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो. तो बेसिकली अगर हम लेमैन टर्म्स में इन्वायरमेंट का भाषा समझें तो दैट एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. क्लियर हो गया. ठीक है. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना. एज अभी ये लाइव क्लास नहीं है इसलिए मैं आपका डाउट लाइव सेशन में नहीं एड्रेस कर पाऊंगी, बट श्योरली थ्रू कमेंट आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. तो बेसिकली एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर बी इट ह्यूमंस, वेदर बी इट प्लांट्स, वेदर बी इट एनिमल्स. ठीक है. तो नेचुरल में क्या आएगा आपका? जो हमने नहीं बनाया. ठीक है. जो ऑलरेडी नेचुरली है, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लिविंग थिंग्स हो गए. ठीक है. ह्यूमन मेड में क्या आएगा? आपके बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्री हो गए. लेकिन इन्वायरमेंट का डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है वो इन्वायरमेंट होता है. ये कंपोनेंट है. कंपोनेंट में सब कुछ आता है. ठीक है. बट इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में आप बस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेंगे. समझ में आ गई चीजें? ओके. अब कंपोनेंट्स, मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया पिक्चर कि कंपोनेंट्स में बेसिकली हम 3 टाइप्स देख सकते हैं. एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक खुद ह्यूमन. ये इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मेन कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज योर नेचुरल, दैट इज नेचुरली इन आवर अर्थ. जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया और लिविंग थिंग्स हो गए. अब ये एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या है मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए 3 चीजें इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज योर एयर टू ब्रीद इन. एयर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? सेकेंड इज योर लैंड टू लिव अपॉन. भाई धरती ही नहीं रहेगी तो हवा में उड़ोगे. ठीक है. जगह चाहिए ना फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर लिविंग, फॉर सेटलमेंट. वो लैंड है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी वाटर. राइट. पानी.
फॉर कुकिंग, फॉर सर्वाइवल, फॉर नरिशमेंट, फॉर द ग्रोथ, एवरीथिंग। तो ये जो 3 चीजें हैं दैट आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग टू लिव अपॉन, और इसी को, एयर को हम एटमोस्फेयर में गिनते हैं, लैंड को हम लिथोस्फेयर में गिनते हैं, और वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर में गिनते हैं। ठीक है, और ये जो मेन जो बीच की चीज है, ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट बायोस्फीयर। क्या है ये? बायोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ बायो, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये वाला वो एरिया है जहां पे एयर, लैंड, वाटर तीनों मिल जाएं, मतलब एक हैबिटेबल जगह बन जाए, वेयर द bio can survive. Bio can be plants also, animals also, humans also. That is your biosphere. Clear everyone? ठीक है, तो ये आपका बायोस्फीयर है। आई होप यू गॉट इट। ह्यूमन इंटरेक्शन कंपोनेंट है भाई इन्वायरमेंट का। इंडिविजुअल हुआ, फैमिली हुआ, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक एटसेट्रा, ये ह्यूमन इंटरेक्शन में आता है आपका। ठीक है, ह्यूमन जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो खुद के साथ हो, फैमिली के साथ हो, सोसाइटी हो, रिलीजन, एटसेट्रा। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग और थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ह्यूमन मेड। दैट इज योर पार्क्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है भाई, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है वो। अगर इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होते तो इन्वायरमेंट तो फिर हमेशा अच्छा रहता। इंडस्ट्रीज से कोई खराब एफ्लुएंट्स निकलते ही नहीं, डिस्चार्ज निकलते ही नहीं। बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है इन्वायरमेंट को, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम सिरेमिक्स, फ्रॉम सीमेंट, राइट। रोड्स हुआ, पार्क हुआ, तो दीज आर ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट में वो दे आर प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, नेचुरल, मैन मेड एंड योर ह्यूमन। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया है। देखिए, हाइड्रोस्फीयर वाटर एरिया, एटमोस्फियर एयर एंड योर लिथोस्फीयर लैंड, और ये तीनों का एक्यूमुलेशन इज नोन एज योर बायोस्फीयर विच प्रोवाइड्स ए हैबिटेबल प्लेस टू लिव फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होती है, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। यू कैन राइट इट इन योर मेन्स ऑल्सो। Gives a very good impression to invigilator. Anything surrounds any living organism which was not made by humans is a part of natural environment. ऐसी कोई भी चीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करे, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट हो या एनिमल हो, लेकिन उसको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, दैट इज नेचुरली, तो वो होता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें जो है बायोटिक भी आते हैं, दैट इज योर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक भी आते हैं भाई, वाटर इज ए बायोटिक, है ना। उसमें वाटर बायोटिक तो है नहीं, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, दैट कैन ब्रीथ। वाटर इज नॉन लिविंग बट स्टिल इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत सारे चीज डोमेन्स में क्लासिफाई किया है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, दैट इज योर लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, चलो। बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम डिटेल्स। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन। आप स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके देखिए क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं इस प्रोग्राम में। और ये वाला जो प्रोग्राम है, ये IAS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम है। ठीक है, for those students who need mentorship from the base of their preparation, Riyasat sir will guide him or her with every possible way he can. ठीक है, for any more further queries आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फटाफट से कॉल करिए और एनरोलमेंट करिए, क्योंकि जितने भी आप यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं टॉपर्स का, उन्होंने जो है मेंटरशिप प्रोग्राम, इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है रैंक लाई है। ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है 15 जून से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटर हमेशा आपके साथ हो, किसी भी प्रॉब्लम में आपको गाइड करे, तो रियासत सर इज ऑलवेज विथ यू एंड यू कैन एनरोल हियर। ओके, सो लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड लिथोस्फीयर। मैंने बताया L से लिथोस्फीयर, L से लैंड। ठीक है, अब लैंड लिथोस्फीयर क्या होता है? इट्स अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जिसपे
वी आर प्रेजेंट, वो आपका होता है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर रॉक से बनता है, मिनरल से बनता है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो, रॉक्स, मिनरल्स एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। क्लियर? दूसरी चीज, ये इरेगुलर सरफेस है। कहीं पे भी आप फ्लैट सरफेस देखे हो क्या अर्थ का? नहीं, कहीं पे बल्ज है, कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे गिरावट है ना? तो ये इरेगुलर सरफेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, सच एज माउंटेन। अब माउंटेन है तो ऑब्वियसली लैंड ऐसे होगा, ठीक है। प्लेट्यूज है तो एक उठा हुआ होगा, है ना। प्लेन्स है तो मतलब एक प्लेन एरिया भी होगा, और वैली है तो एक ऐसा होगा, ठीक है, वैली। तो ये आपका ये लिथोस्फीयर के बारे में कुछ डिटेल्स है। इट प्रोवाइड्स अस विथ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ऑल्सो ये मिनरल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, मिनरल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका लिथोस्फीयर के बारे में हो गया। ये आप देख सकते हो, दिस इज योर लिथोस्फीयर, द अपर पोर्शन। लिथोस्फीयर में ध्यान देंगे आप, 2 चीजें होती हैं, एक लैंड होता है और एक वाटर होता है, ठीक है। 2 क्रस्ट होते हैं, फर्स्ट इज योर लैंड एंड सेकेंड इज योर वाटर। अब बारी आती है हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ने की। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, इट्स अ डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, अलग अलग वाटर के सोर्सेज हैं और अलग अलग टाइप ऑफ वाटर बॉडीज हैं, सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है। जहां से भी पानी मिलता है, दैट इज द सोर्स ऑफ योर हाइड्रोस्फीयर एंड इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमको तो पता ही है, बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। एटमॉस्फेयर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो मतलब आप नहीं भी पढ़ते हो तो ऑब्वियसली यू नो दैट इट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इट्स अ थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। जैसे कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है, चद्दर जैसी ढकी हुई है, ये क्या है भाई? ये है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर बस हम लोगों को जो है ऑक्सीजन ही नहीं देता, बट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज कमिंग टूवर्ड्स अस। सन से जो यूवी रेज निकल रही है वो अर्थ पे डायरेक्टली हिट ना होके पहले एटमॉस्फेयर पे एब्जॉर्ब होती है। डायरेक्टली हो जाएगी तो एवरीवन विल बी हैविंग स्किन कैंसर, ठीक है। अभी इसी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। इट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्वियसली, है ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फियर अराउंड इट। अब आप बोलोगे कि मैम ये अर्थ है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्री में एटमोस्फियर कैसे है? क्योंकि इसको अर्थ जो है अपने ग्रेविटेशन से होल्ड करके रखी हुई है कि भाई जाना मत, तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। ये इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाला होता है ट्रोपोस्फियर, आप देख सकते हो, जहां पे एरोप्लेन्स चलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर है यहीं पे। मेसोस्फियर थोड़ा और ऊपर, थर्मोस्फियर थोड़ा और ऊपर, और एक्सोस्फियर इज आउटर, ठीक है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज योर एटमोस्फियर। अब बायोस्फियर मैंने बताया, 3 चीजों को मिला दो, एटमोस्फियर को मिला दो, लिथोस्फियर को मिला दो, हाइड्रोस्फियर को मिला दो, तो आपका बन जाएगा बायोस्फियर। द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज बायोस्फियर। बायोस्फियर में प्लांट्स आते हैं, एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फियर, ठीक है। ये एक नैरो जोन है, आप देख सकते हो एक छोटा सा जोन है, ये नैरो है मतलब कि छोटा है, ब्रॉड नहीं है। इसका मैंने आप लोगों को क्विज भी भेजा था एक बार, फिर भी उसको लोगों ने गलत किया था। आपको ये ब्रॉड कहाँ से दिख रहा है? तो बहुत छोटा है ना, सो दैट इज वाई इट इज योर नैरो, ठीक है। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। क्लियर? अब बारी आती है इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने की। इको का सिस्टम 2 वर्ड्स का मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि इकोलॉजी, मतलब इको जो है वो इंटरेक्ट कर रही है, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। क्या बोल रहे हैं? मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं। आप देखते हो कि जो काउज हैं वो जो काउज हैं वो डियर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, है ना। मतलब कि
फॉर फूड, फॉर एनर्जी ट्रांसफर एटसेट्रा। जो बर्ड्स हैं आप देखते होगे काऊ के ऊपर आके बैठ जाती हैं, दे यूज टू ईट देयर इंसेक्ट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ भी हो रहा है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, डेजर्ट। क्लियर? तो बेसिकली इकोसिस्टम का डेफिनेशन इसको आपको रट जाना है। ये इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, डेजर्ट का अलग होगा, माउंटेन का अलग, लेक का अलग, एटसेट्रा। डेजर्ट में भाई आपको कैक्टस मिलेंगे, आपको कैमल्स मिलेंगे, है ना, स्नेक्स मिलेंगे। अब वैसे ही अब डेजर्ट में काऊ थोड़ी ना देखोगे आप, क्योंकि उनका एडेप्टेबिलिटी अलग होता है। सो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। आई होप यू गॉट इट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट बेसिकली व्हाट इज इट? ह्यूमन बीइंग्स जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपनी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं जैसा उनकी नीड होती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली ह्यूमन को एग्रीकल्चर करना है तो वो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, डोमेस्टिकेशन करना है तो दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। ठीक, व्हील इन्वेंट हुआ था, उसके बाद व्हील के इन्वेंशन के बाद एग्रीकल्चर और आसान हो गई थी क्योंकि क्रॉप का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया था, बार्टर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। तो ये सब जो चीजें हैं दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। अब बात वही आ जाती है कि अब क्या हो रहा है, एक्सेसिव इन्वायरमेंट का ह्यूमन जो है वो यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच ह्यूमन इन्वायरमेंट इज नाउ बीइंग डिग्रेड। ठीक है, इन्वायरमेंट इज नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अब इंसान जो ह्यूमन है व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ओनली सीइंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, बीइंग अ ग्लोबल लीडर। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो उसमें जो है इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट करके उसको हानि पहुंचा रहे हैं। दे आर ओके, दे आर हिटिंग द इन्वायरमेंट इन ए वेरी बैड वे। तो वही बोला जा रहा है कि ह्यूमन जो है उनका जो है इन्वायरमेंट के साथ एक अलग रिलेशन होता है, दैट इज ओनली ह्यूमन इन्वायरमेंट। अगर अच्छा यूज करोगे तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके लिए मैं आपको जो है भूटान कंट्री है उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यू नो कि भूटान में एक हैप्पीनेस इंडेक्स है। जैसे वो जो है कंट्री का ग्रोथ, आपको पता है कंट्री का ग्रोथ वो किससे मेजर करते हैं? वो जीडीपी या बिजनेस या ग्रो किसी भी मतलब कंपटीशन ट्रेड में नहीं देखते हैं। दे डायरेक्टली सी हाउ मच हैप्पी देयर कंट्रीज। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनकी ग्रोथ बहुत होती है। तो वी शुड बी लर्निंग अबाउट दीज कंट्रीज एग्जाम्पल जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल यू नीड टू नो अबाउट भूटान, और आप और ज़रूर पढ़िएगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन एनवायरनमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज योर इनसाइड आवर अर्थ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग डीप इन टू द अर्थ and we'll try to see what are the components present in the layers of the earth. ठीक है, तो प्लैनेट अर्थ, भाई इसके बारे में तो सभी को पता हुआ है कि इट इज अ स्फीयर इन शेप। स्फीयर का मतलब होता है 3D। ठीक है, 3D ऑफ सर्कल। तो ये स्फेरिकल शेप होता है। बेसिक जो है वो जियोइड शेप का होता है हमारा अर्थ। बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस वर्ड। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या है वो आप समझेंगे। इंटीरियर में सबसे पहले आता है क्रस्ट ऑन विच वी लिव। ठीक है, क्रस्ट 2 पार्ट होते हैं, ओशेनिक क्रस्ट, लैंड क्रस्ट। ओशेनिक क्रस्ट में ओशंस, रिवर्स, लेक्स आते हैं और लैंड में लैंड बॉडी आती है। उसके नीचे है आपका मैंटल, जहां से वोल्केनो इरप्शन होता है और जैसे ही वो क्रस्ट के बाहर आता है लावा आता है ना। और मैंटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, आउटर मैंटल एंड इनर मैंटल। और सबसे अंदर होता है आपका कोर। कोर भी 2 होता है, दैट इज योर इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट
and inner core is in solid state. It's like a onion made up of several layers. वही मैंने आपको बताया, ठीक है. क्रस्ट, ये अपर मोस्ट लेयर है, उसको क्रस्ट बोला गया है, थिनेस्ट है. 35 किलोमीटर का इसका लैंड मास है और बस 5 किलोमीटर का ओशन फ्लोर है. Try to understand. I have already told you that the crust is of two types. First is your continental crust and second is your oceanic crust. जो continental crust है वो 35 किलोमीटर का है और ओशियनिक क्रस्ट, लंबाई नहीं बोल रही हूँ मैं ना, ये चौड़ाई बोल रही हूँ, ठीक है. और ये मतलब कि ये वाला एरिया, 1 सेकेंड, आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज योर जस्ट 5 किलोमीटर्स और ये जो आपका कॉन्टिनेंटल है ये आपका 35 है. ठीक, ये मैंने आपको बताया, ठीक. अब नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट? मेन मिनरल्स इज योर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो इसीलिए इसको हम सियाल भी बोलते हैं. सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम. ओशनिक क्रस्ट में जो है सिलिका और मैग्नीशियम होता है, तो इसलिए इसको सीमा बोलते हैं, ठीक है. सीमा, सियाल एंड सीमा. क्लियर? फाइन. मैंटल, उसके नीचे आता है मैंटल which is up to a depth of 3000 kilometer below the crust. दो layers हैं, upper mantle and lower mantle. You should be knowing it. And then comes your core. Innermost जो है वो core होता है around 3500 किलोमीटर का और इसमें होता है निकल एंड आयरन, इसलिए इसको नीफे बोलते हैं. तो मतलब कि जो क्रस्ट है वो दो टाइप है, लैंड, ओशन. लैंड में है सियाल, ओशन में है सीमा और आपका कोर में है नीफे. सेंट्रल कोर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है. क्लियर हो गए? रॉक्स, रॉक्स क्या होते हैं? पत्थर. आपको तो पता ही है, मैं बोलूँगी मैं व्हाट इज रॉक, आप बोल दोगे कि मैम रॉक तो पत्थर होता है, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन. एक IAS एस्पिरेंट को देना है, ठीक है. रॉक का डेफिनेशन है कि इट्स अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है. मिनरल का एक मैटर मतलब मिनरल से बना हुआ एक चीज को हम रॉक बोलते हैं. अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं और टेक्सचर हो सकता है. 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. दिस इज योर इग्नियस रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक है और ये मेटामॉर्फिक रॉक है. अब जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे देन आई विल बी टेलिंग यू हाउ दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. बट ये मैं अभी नहीं बताऊंगी वरना आप वीडियो हायर क्लासेस वाला नहीं देखोगे. कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हायर क्लासेस के लिए भी छोड़ देते हैं, राइट. तो इसीलिए अभी आप इतना जानिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ISM, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक. नाउ रॉक साइकिल, बेसिकली रॉक साइकिल विल टेल यू हाउ ए रॉक इज फॉर्म्ड, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. मतलब कि जो मैंने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बताया ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. मतलब कि इग्नियस रॉक जब इग्नियस रॉक टूट रहा है सेडिमेंट्स में, यू कैन सी दैट इग्नियस रॉक ये बना. इग्नियस रॉक किससे बन रहा है? वोल्केनिक इरप्शन से. When the volcanic eruption is happening, the lava is getting cooled down after some time. जो गर्म लावा है वो एक मोमेंट के बाद ठंडी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उससे कौन सी रॉक बनेगी? इग्नियस रॉक बनेगी. अब यही इग्नियस रॉक जो है वो एक दूसरे से टकरा के पूरी टूट जाती है सेडिमेंट्स में और लेटर ऑन जब यही सेडिमेंट्स जुड़ जाते हैं अलग अलग तो ये बन जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक. अब यही सेडिमेंट्री रॉक जो है जब प्रेशर, टेम्परेचर ये सब से इफेक्ट होता है, चेंज होता है, तब क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है. तो मतलब कि सबसे लास्ट स्टेज कौन सा है? मेटामॉर्फिक. तो बेसिकली आप ध्यान दोगे कि रॉक इज बीइंग चेंज टू 3 स्टेप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. पहला क्या है स्टेप? मॉल्टन मैग्मा जब कूल होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. अब यही igneous rock when broken down into small particles such as because of weathering हुआ, temperature हुआ, wind हुआ, टकरा के एक दूसरे से छोटे छोटे कंकड़ में बन जाते हैं. फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, भाई हवा एक दूसरे को खींच के ले जा रही है, इधर उधर फेंक रही है, कुछ रॉक आपस में जुड़ जाते हैं तो डिपॉजिट होके वो कौन से रॉक बनते हैं? सेडिमेंट्री, ठीक है. अब यही सेडिमेंट्री रॉक जो है
यही सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हीट और प्रेशर के वजह से जाते हैं। मतलब कि बस सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर नहीं, अगर इग्नियस रॉक में भी आप प्रेशर डालोगे, हीट डालोगे, तो वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक में। तो मतलब साइकिल इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ही बस नहीं जा रही है, हो सकता है कि इग्नियस से सीधा मेटामॉर्फिक बन जाए अगर हीट और प्रेशर पड़े तो, ठीक है, विदाउट गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट्स। सो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक जो है दे आर अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। और फिर क्या होता है, ये वापस से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक बने हैं वापस से हीट प्रेशर की वजह से फिर से लावा बन जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। दिस प्रोसेस गोज ऑन। क्लियर? अगेन दिस प्रोसेस गोज ऑन, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, साइकिल, रॉक साइकिल। ठीक है ना? तो ये था आपका रॉक साइकिल। टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है भाई? अभी मैंने बोला कि रॉक्स किससे बने हुए हैं, रॉक्स बनते हैं आपके मिनरल्स से, है ना? तो अब मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस जिनका एक खुद का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। डेफिनेशन को आप रट लीजिएगा, इसमें 3 इडियट्स वाला जो चतुर करता था ना वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाओगे। दे आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरली होते हैं जिनका एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ऑब्वियसली। कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, राइट। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, भाई ऑब्वियसली इसीलिए तो ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर में यूज हो रहे हैं, एट्सेट्रा। और मिनरल से ही रॉक्स बन रहा है, रॉक से ही आपका हर चीजें ही है ना, हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेटलमेंट्स हो गए, ठीक है। तो दैट इज वाई रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है आपका ये चैप्टर नंबर 2 भी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वी हैव अंडरस्टूड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बोथ द चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 2 में भी, ठीक है। क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के 2 लेयर हो गए, ओशियनिक और कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में होता है सियाल, ओशियनिक में होता है सीमा, कोर में होता है नीफे, है ना। रॉक्स पढ़ा हमने, मिनरल, रॉक साइकिल पढ़ा हमने। रॉक साइकिल में इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, या इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक, या मेटामॉर्फिक से फिर सेडिमेंट्स, जैसे भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल प्रोसेसेस एक्टिंग। भाई मेटामॉर्फिक रॉक भी तो टूट सकते हैं ना सेडिमेंट्स में, वो फिर बन गए सेडिमेंट्री रॉक में, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस फिगर को भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप ये छोटा सा फिगर बना दो ना तो बहुत ज़्यादा इन्विजिलेटर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? मिनरल्स, मिनरल्स हमने पढ़ लिया। सो आई होप till this point you have enjoyed the lecture and chapter number 1 and 2। तो इसी के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप पोस्ट करिए कमेंट सेक्शन में। और आपके लिए बहुत ही अच्छा होमवर्क है कि यू नीड टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रॉक वॉट एवर आई हैव सेड, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और जिसका भी सबसे अच्छा आंसर होगा वो हाईलाइटेड कमेंट में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आप लोग आंसर ही नहीं दोगे, देना आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप विद दिस you all are satisfied with chapter 1 and 2 of geography। पिछला अगर कुछ मिस किया हो तो उसको आप फटाफट से कवर कर लीजिए, क्योंकि अब इतना तेजी से भागेगा कि आप लोग फिर अफसोस करोगे कि यार कर लेना था। तो ये चीज़ें ना रहे दिमाग में, इसीलिए आप यू कैन कवर इट। Okay, then we'll meet in the next lecture. We'll cover chapter number 3 and 4 of geography. Okay, thank you.